नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत के बारे में। तो साथियों, मैंने आपके समय की बचत के कारण पहले ही आपको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जिससे कि आपका समय कम से कम लगे और आप आसानी से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित सिद्धांत। मैंने 4 वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल रखी हैं और ऐप में भी मैंने डाल रखी हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मैं ऐप में डाल दूंगा, वहां से आप नोट्स को लिख सकते हो। साथियों, मेरा लैब असिस्टेंट का कोर्स चल रहा है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप में, जिसमें आप पेपर 1 का भी ले सकते हो, पेपर 2 का भी, और टोटल कोर्स भी अलग से ले सकते हो। आपको बहुत कम फीस में आपको पूरा सिलेबस करवाने के लिए ऐप में कोर्स लॉन्च हो चुका है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगा। कुछ भूगोल के आंकड़े जो चेंज हुए हैं जीके में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी बाहर जाएगा नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बाल विकास से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में। तो बाल विकास से संबंधित सिद्धांतों की हम बात करेंगे तो लगभग 7-8 सिद्धांत है बाल विकास से संबंधित, उनकी मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा समानता, समरूपता या समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए साथियों, ये सिद्धांत सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ से पूछा जाता है कई बार। सोरेनसन के द्वारा समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक प्राणी जो होता है अपने ही समान प्रतिमान की संतान को जन्म देता है। इसका मतलब है, समान प्रतिमान का मतलब, जैसे मनुष्य के हमेशा मनुष्य पैदा होता है। मनुष्य की कभी आपने कोई पशु पैदा होता नहीं देखा होगा। मनुष्य से हमेशा मनुष्य का ही जन्म होता है। इसे कहते हैं हम समान प्रतिमान। मतलब मनुष्य से मनुष्य हो गया, पक्षी से पक्षी हो गया, पशु से पशु हो गया। तो इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने ही समान प्रतिमान की संतान को जन्म देता है। पशु से यहाँ पर पशु पैदा होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समान प्रतिमान की संतान को जन्म देता है। जैसे कि मनुष्य से मनुष्य, पक्षी से पक्षी और पशु से पशु हमेशा पैदा होता है। यह सिद्धांत समानता का सिद्धांत कहलाता है। इसी वजह से इसे समरूपता भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें समान समान से समान का निर्माण हो रहा है, इसलिए समान रूप का निर्माण हो रहा है। मनुष्य से मनुष्य, पक्षी से पक्षी, पशु से पशु, इसलिए इसे समरूपता का सिद्धांत। समान प्रतिमान का क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक प्राणी जो होता है अपने ही समान प्रतिमान की संतान को इसमें जन्म देता है। तो यह सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, सोरेनसन के द्वारा यहाँ पर यह प्रतिपादित किया गया था। तो सोरेनसन के द्वारा समान प्रतिमान, समानता या समरूपता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला यहाँ पर बाल विकास से संबंधित सिद्धांत है जनन द्रव्य का सिद्धांत, या फिर इसे बीजकोष का सिद्धांत कहते हैं, और अमरता का सिद्धांत भी इसको हम कह देते हैं। अमरता का क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यह सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। जनन द्रव्य या बीजकोष का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा या बीजमान के द्वारा यहाँ पर ये दिया गया था। तो बीजमान ने इसको प्रतिपादित किया, बीजमान भी कह देते हैं, और बीजमैन भी आपको लिखा मिल सकता है किताबों में, दोनों ही सही है। तो बीजमैन या फिर बीजमान के द्वारा जनन द्रव्य, बीजकोष या अमरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत में बीजमैन ने क्या किया, इन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया। उस चूहे की पूंछ को उन्होंने 21 पीढ़ियों तक काटा, और उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया कि चूहे की प्रत्येक पीढ़ी में पूंछ को काटते गए, अगली पीढ़ी में भी फिर भी पूंछ वाला ही चूहा पैदा हुआ। उसके बाद अगली पीढ़ी का काटा तो उसमें भी पूंछ वाला ही चूहा पैदा होता है, लेकिन बिना पूंछ वाला चूहा कभी पैदा नहीं हुआ। इससे पता चला कि प्रत्येक प्राणी में जो उसके जनन द्रव्य या बीजकोष होते हैं, वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें स्थानांतरित होते रहते हैं। और ये जनन द्रव्य या फिर बीजकोष जो होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है, पीढ़ी से पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। इसी वजह से चूहे की पूंछ काटने के बाद भी अगली पीढ़ी में पूंछ वाले ही चूहे पैदा हुए थे, क्योंकि उनका जो जनन द्रव्य है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया। इस वजह से उनका जनन द्रव्य कभी समाप्त नहीं हुआ था। इस वजह से इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत भी कह देते हैं, क्योंकि उनका जो जनन द्रव्य है वो अमर था, हर पीढ़ी से हर पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहा, प्रत्येक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहा। इस वजह से इस सिद्धांत को हमने क्या कहा था, जनन द्रव्य बीजकोष का सिद्धांत
या फिर अमरता का सिद्धांत क्यों कहा था, क्योंकि वो जनन द्रव्य कभी समाप्त नहीं हुआ था, इस वजह से इसको अमरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जो है स्लाइड निकालते हैं अपन। अब यहाँ पर तीसरा जो सिद्धांत है विकास से संबंधित वो है अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत। ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ रखा होगा ये सिद्धांत, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में भी ये पूछा गया है, नीट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत सभी को पता है, लेमार्क के द्वारा दिया गया था। लेमार्क ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वंशागति का ये सिद्धांत है अर्जित गुणों की। अर्जित गुणों का मतलब वातावरण से जो गुणों को प्रत्येक जीव, जिन गुणों को प्रत्येक जीव जो है अर्जित करता है, वो जो जीव है उसमें वो जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें जिराफ की, तो यहाँ पर जो है लेमार्क ने क्या किया, लेमार्क ने एक जिराफ पर प्रयोग किया। उस जिराफ की जो है गर्दन कैसे लंबी हुई उसके बारे में आपको समझा देता हूं। लेमार्क क्या कहता है, लेमार्क ने कहा कि ये जिराफ जो है पहले सामान्य गर्दन वाले थे, लेकिन अकाल पड़ने के कारण जो छोटी वनस्पतियां या झाड़ियां थी वो सूख गई थी, लेकिन जो बड़े पौधे थे वो हरे थे। तो छोटी झाड़ियां सूखने के कारण, छोटी घास फूस सूखने के कारण वो जो जिराफ थे वो नीचे वाली जो है वनस्पति जब सूख गई तो उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस वजह से बड़े जो पेड़ थे, वृक्ष थे, उनको खाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को लंबा किया, गर्दन को ऊपर की ओर खींचा, जिस वजह से धीरे धीरे समय के साथ साथ वो गुण उनमें अर्जित होते गए और उन अर्जित गुणों के कारण उसकी गर्दन जो है लंबी हो गई। तो जिराफ की गर्दन जो लंबी हुई थी वो अर्जित गुणों के कारण हुई। इस वजह से इस सिद्धांत को अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। लेमार्क ने कहा था कि जिराफ की गर्दन जो हुई थी एक बार लंबी हो गई, उसके बाद वो गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गई, मतलब वंशागति हो गई लक्षणों की। इस वजह से इस सिद्धांत को अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक प्राणी में जो विकास है वो अर्जित गुणों पर भी निर्भर करता है। तो इस वजह से मैंने इस सिद्धांत को बाल विकास में भी जो है शामिल किया है, अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है और साइंस में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम जो है सिद्धांत की बात करेंगे, मौलिक गुणों का सिद्धांत, जो कि मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ग्रेगर जोहन मेंडल ने इसको प्रतिपादित किया था। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। तो ये ध्यान रखना है आपको, मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया, मेंडल ने दिया। मेंडल ने क्या किया था, लंबे पौधे और बौने पौधों पर प्रयोग किया था। लंबे पौधे भी इन्होंने लिए थे एवं जो है इन्होंने बौने पौधे भी लिए थे। लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे जो है यहाँ पर मेंडल लेता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि अगली पीढ़ी में औसत लंबाई वाले, उसके बाद अगली पीढ़ी में औसत लंबाई, लंबे और बौने 3 तरह के पौधे पैदा होते हैं। उससे अगली पीढ़ी में जो है सभी लंबे हो जाते हैं या फिर सभी बौने हो जाते हैं, अर्थात उसके वास्तविक गुण भी जो है वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो यह सिद्धांत जो है मौलिक गुणों का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि जो है मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले मेंडल ने सभी तरह के पौधे लिए, सभी तरह के पौधे यहाँ पर लिए मेंडल ने। उसके पश्चात क्या हुआ, अगली पीढ़ी में जो पौधे पैदा हुए थे वो 2 तरह के थे, लंबे भी थे उनमें और कैसे थे, बौने भी थे। उससे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको, उसने सभी तरह के पौधे लिए थे, लंबे और बौने दोनों, मेंडल ने। उसके पश्चात जो है पहले वहां पर औसत लंबाई के पौधे जो है पैदा हुए थे। औसत लंबाई, उन पौधों की लंबाई कैसी थी, औसत थी। उसके पश्चात जो है लंबे, बौने और औसत 3 तरह के यहाँ पर उन्होंने पैदा किए। यहाँ पर जो है 3 तरह के, इधर लंबे भी हुए, बौने भी हुए और औसत लंबाई के भी पैदा हुए। 3 तरह के पौधे यहाँ पर, औसत लंबाई 3 तरह के हुए। उसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पर औसत लंबाई के हुए। उसके पश्चात वास्तविक जो लक्षण थे, वास्तविक जो गुण थे, अर्थात वास्तविक पौधे पैदा हुए, या तो लंबे या फिर बौने। तो ये जो था ये मौलिक गुणों का सिद्धांत था, जो कि ग्रेगर जोहन मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मेंडल ने सभी तरह के पौधे लिए थे, लंबे भी लिए थे, बौने भी लिए थे। तो यहाँ पर ये पौधे इस प्रकार, यहाँ पर 50% ये लंबाई वाले हो गए, औसत लंबाई वाले, 25% यहाँ पर लंबे हो गए और 25% यहाँ पर बौने हो गए। ये 100% यहाँ पर, अर्थात अगली पीढ़ियों में वो अपने वास्तविक गुणों को भी दिखा देते हैं। 100% मतलब एक ही तरह के लास्ट में जाके पैदा होते हैं, या तो लंबे हो जाते हैं अगली पीढ़ियों में या फिर बौने हो जाते हैं। तो वास्तविक गुण को लक्षण, अर्थात वास्तविक गुण या लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो
तो इस सिद्धांत को हम कह देते हैं मौलिक गुणों का सिद्धांत। फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मेंडल के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। अब मैं नेक्स्ट सिद्धांत की बात करता हूं, जो कि बाल विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जो कि गाल्टन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। इस वजह से इस सिद्धांत का नाम ही है गाल्टन का सिद्धांत। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है, ये गाल्टन का सिद्धांत अक्सर जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। गाल्टन का सिद्धांत ये आपको ध्यान रखना है। गाल्टन का सिद्धांत क्या है, जैसे कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सबसे पहले कोई जो है संतान है, बालक है, उसके जो 100% जो गुण होते हैं उनमें 50-50% माता पिता से। जैसे कि मान लो ये कोई बालक है, यहां पर मैं किसी बालक की बात कर रहा हूं, ये बालक जो है, बालक में जो 100% इसके जो लक्षण हैं वो कहां से आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 50% तो उसके माता से आए थे, 50% आए थे यहाँ पर माता से, और 50% यहाँ पर आए थे पिता से। 50% माता से आए और 50% किससे आए, 50% यहाँ पर पिता से आए थे। अब इसके भी जो है इन दोनों से जो प्रकट हुए थे 50-50%, इनके भी आधे इनके परदादा और परदादी जो थे, मतलब इसके जो माता पिता थे, और माता पिता से आगे क्या था, दादा दादी। तो दादा दादी से कितने परसेंट आए, 25-25% यहाँ पर वो 25-25% किससे आए, 25% दादा से आए थे माता पिता में, और 25% उसकी दादी से आए थे। तो ये आए थे। इसके आगे आप देखोगे तो परदादा परदादी से भी जो है 12.5% यहाँ पर आए, परदादी और परदादा। इसमें 12.5% परदादी से आए थे, 12.5%, 12.5%। साढ़े 12% किसमें से आए थे, परदादी से, 12.5% आए थे परदादा से। तो ये सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है, गाल्टन का ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी बालक में जो 100% जो लक्षण होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, वो 50% तो आते हैं माता से, 50% आते हैं पिता से। माता पिता में से तो आए 50-50%, लेकिन अपने दादा और दादी से 25-25% आते हैं, और परदादा और परदादी से 12.5% यहाँ पर जो है लक्षण यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर परदादा परदादी से 12.5%, दादा दादी से 25-25%, माता पिता से यहाँ पर जो है 50-50 हो गए, और संतान में टोटल 100% जो है यहाँ पर गुण जो है वो आ गए। तो ये है गाल्टन का सिद्धांत, जो कि बाल विकास के बारे में यहाँ पर समझाता है कि बालक का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। जैसे परदादा परदादी से 12.5 दादा दादी में आए, दादा दादी से माता पिता में आए, माता पिता से उनकी संतानों में आए। इस प्रकार बालक का विकास एक क्रम में हुआ है, और ये सिद्धांत जो है गाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि अक्सर क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, अगला सिद्धांत है यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। प्रत्यागमन का सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रति प्लस आगमन। प्रति शब्द का मतलब होता है विपरीत, और आगमन का मतलब होता है किसी चीज का आना। अर्थात इस सिद्धांत में क्या होगा, इस सिद्धांत में जो गुण होंगे अपने जो माता पिता हैं उनके विपरीत होंगे। जो गुण माता पिता से आए हैं, माता पिता के विपरीत गुण वाली संतान इसमें पैदा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इस सिद्धांत के नाम से पता आपको चल रहा होगा, माता पिता के विपरीत गुण वाली संतान का पैदा होना। विपरीत गुण, तो माता पिता के विपरीत गुण समय आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं। जैसे कि हिरण्यकश्यप जो होता है, हिरण्यकश्यप की कहानी आपने सुनी होगी, हिरण्यकश्यप और उसके बेटे प्रहलाद की। तो प्रहलाद जो था विष्णु का भक्त था, हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, और उसके पैदा जो संतान हुई, मतलब जो प्रहलाद पैदा हुआ, वो भगवानों की जो है पूजा करता है, देवताओं की, लेकिन राक्षस जो है भगवानों की जो है वध करने की सोचता है। तो दोनों में एक दूसरे के विपरीत गुण यहाँ पर आ जाते हैं। राक्षस जो है दूसरों का वध करने की सोचता है, अन्याय करता है, जबकि जो प्रहलाद था वो विष्णु को भक्त था, वो न्याय की बात करता है यहाँ पर, और जो है जनता के कल्याण की बात करता है। और भगवान में जो है विष्णु भगवान का वो भक्त था, और ईश्वर में वो ध्यान लगाने की बात करता है। तो यहाँ पर इसी से पता चलता है कि हिरण्य जो कश्यप है,
हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के विपरीत गुण किसमें आए थे? उसके पुत्र प्रहलाद में। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका एग्जाम्पल यहां पर हो गया, माता पिता के विपरीत गुण वाली संतान का पैदा होना। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रत्यागमन का सिद्धांत का। तो एग्जाम्पल आपको कोई सा भी वो बना के दे सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रत्यागमन के सिद्धांत में क्या होता है? अपने माता पिता के विपरीत गुण वाली संतानों का पैदा होना प्रत्यागमन का सिद्धांत यहाँ पर कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखिए इस सिद्धांत से ही नाम से यहाँ पर पता चल रहा है, विभिन्न शब्द का मतलब क्या होता है? अलग अलग। मतलब हर व्यक्ति में जो विकास होता है, हर व्यक्ति में जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत इतना ही बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है विकास जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की अलग अलग क्षमताएं यहाँ पर होती हैं। तो ये यहाँ पर हो गया विभिन्नता का सिद्धांत। तो ये 7 सिद्धांत है बाल विकास के, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद न्यू टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूं, अभिवृद्धि और विकास। 2 शब्द यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिवृद्धि और विकास। इनसे हमेशा हर एग्जाम में, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, और भी जैसे लेबर असिस्टेंट जो भर्ती है 3rd ग्रेड, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है इस अभिवृद्धि और विकास से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसका जो है तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, उसमें से हमेशा एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अभिवृद्धि में आपको बता देता हूं, अभिवृद्धि जो होती है जैसे कि शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, शरीर से संबंधित होती है। जैसे कि मैं बात करूं शरीर की लंबाई की, यहाँ पर मैं बात करूं शरीर की लंबाई, तो ये जो है अभिवृद्धि कहलाती है। शरीर की लंबाई में वृद्धि जो है वो अभिवृद्धि का ही एग्जाम्पल है। शरीर की लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, और शरीर से रिलेटेड कोई भी जो अंग है, हमारे अंग जो है उनमें जो वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि से रिलेटेड होती है। जबकि विकास जो होता है ये शारीरिक के साथ साथ, शरीर में होने वाले विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, तो कई तरह के विकास इसके अंदर आ जाते हैं। तो विकास जो है अभिवृद्धि से बड़ा होता है। अभिवृद्धि में तो केवल लंबाई, वजन आदि बढ़ते हैं, जबकि विकास जो है इसमें लंबाई, वजन, ये इनके साथ साथ जो है मानसिक रूप से भी जो है विकसित होता है व्यक्ति। साथ में यहाँ पर जो है सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, शारीरिक के साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है, सामाजिक भी है। तो ये बहुत तरह के यहाँ पर विकास जो है हो जाते हैं। तो विकास जो है एक बड़ी अवधारणा है, जबकि अभिवृद्धि जो है छोटी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, अभिवृद्धि क्या है? बेटा है, जबकि विकास बाप है। तो विकास हमेशा बड़ा होगा, अभिवृद्धि यहाँ पर छोटी होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिक हैं, वो अभिवृद्धि और विकास की परिभाषा यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रैंक की बात करता हूँ। फ्रैंक जो है अभिवृद्धि की परिभाषा देता है। फ्रैंक क्या कहता है अभिवृद्धि को? तो फ्रैंक कहता है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर अभिवृद्धि कह देते हैं। कोशिकीय का मतलब होता है कोशिकाओं में होने वाली, गुणात्मक का मतलब जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। तो इस प्रकार कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि जो होती है वही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। ये बात किसने बताई थी? फ्रैंक ने बताई थी। तो फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। तो ये फ्रैंक की परिभाषा होगी। जबकि यहाँ पर मैं बात करूंगा हरलॉक की। हरलॉक किसकी परिभाषा देता है? हरलॉक ने जो है विकास की परिभाषा दी, और वो विकास को क्या कहता है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। मतलब अभिवृद्धि से बड़ा है विकास, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। मतलब यह परिपक्व करता है, जैसे बच्चे का विकास वयस्क में होता है, वयस्क के बाद वो जो है बूढ़ा होता है। तो इस प्रकार जो है बता रहा है कि ये विकास जो है ये परिपक्वता की ओर हमको ले जाता है, जिसके द्वारा बालक में नई नई विशेषताओं और योग्यताओं का विकास होता है। तो विकास की परिभाषा यहाँ पर हरलॉक ने बताई है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, मतलब अभिवृद्धि से बड़ा है विकास। अभिवृद्धि में तो केवल कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि थी,
लेकिन विकास जो है वो कोश की गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ ही परिपक्वता की ओर हमको ले जाती है। कोशिकाओं में जैसे वृद्धि हो गई उसके बाद उनको परिपक्व करती है, मैच्योर करती है, तो आगे और कोशिकाओं में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हरलॉक की डेफिनेशन यही कहती है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है जिसके द्वारा बालक में जो है नई नई विशेषताओं और योग्यताओं का यहाँ पर निर्माण जो है होता है। तो ये परिभाषा बताई गई हरलॉक के द्वारा विकास की। अब मैं यहाँ पर आगे बात करता हूं अभिवृद्धि और विकास में जो है क्या डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस की यहाँ पर और मैं डिटेल से बात करता हूं, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अब तक जितने भी एग्जाम हुए सब में इनमें से एक जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो 100% मैं गारंटी लेता हूं क्वेश्चन यदि आएगा तो यहीं से आएगा, अभिवृद्धि और विकास में से। तो अभिवृद्धि क्या होती है? एक पक्षीय अभिधारणा है। एक पक्षीय मतलब केवल अभिवृद्धि किसमें होती है? शरीर में होती है, जैसे वजन, लंबाई आदि में। तो इस वजह से इसको हम शारीरिक पक्ष कह सकते हैं, एक पक्षीय हो गई। जबकि जो विकास होता है वो बहुपक्षीय अवधारणा होती है, मतलब शारीरिक वृद्धि भी इसमें होती है, मानसिक वृद्धि भी होती है, संवेगात्मक भी इसमें होती है और सामाजिक वृद्धि भी जो है विकास के अंतर्गत होती है। तो इस वजह से हम इसको बहुपक्षीय अवधारणा यहाँ पर कह देते हैं। तो यहाँ पर विकास कैसी हो गई? बहुपक्षीय अवधारणा यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर संकुचित अवधारणा है। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि जो है एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित है मतलब छोटी अवधारणा है, बड़ी नहीं है अभिवृद्धि। जबकि विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है, बड़ी है, क्योंकि अभिवृद्धि तो केवल शारीरिक पक्ष से रिलेटेड है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक बहुत सारे पक्ष आ गए। इस वजह से व्यापक अवधारणा हम अभिवृद्धि को कह देते हैं। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है अभिवृद्धि में निश्चित समय के बाद जो है यहाँ पर ये रुक जाती है। तो अभिवृद्धि जो है एक निश्चित समय तक चलती है, उसके पश्चात अभिवृद्धि होना रुक जाता है। जबकि जो है विकास की मैं बात करूं तो विकास हमेशा पूरे जीवन भर चलता रहता है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली घटना कौन सी कहलाती है? विकास यहाँ पर कहलाती है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है मापन संभव है। अर्थात यहाँ पर बता देता हूं आपको, अभिवृद्धि किसमें होती है? शारीरिक शरीर में होती है, जैसे वजन में, लंबाई में। तो इनको हम माप सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अभिवृद्धि का मापन संभव है। जबकि विकास जो है इसका मापन संभव नहीं है, अर्थात इसको केवल महसूस किया जा सकता है। विकास जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो है प्रोसेस चल रही हैं, विकास हो रहे हैं, कोशिकाओं में विकास हो रहे हैं, जो कि हमको दिखते नहीं है, लेकिन उनको हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति की जैसे कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उसका आकार बढ़ रहा है बॉडी का, तो आकार बढ़ रहा है, इसलिए उनको हम पता चल रहा है, हमको महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अलग ही जो है मोटापा उसका बढ़ रहा है, अंदर से जो है उसकी कोशिकाओं में कोई ना कोई वृद्धि हो रही होगी, जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अगला यहाँ पर पॉइंट है अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक। जबकि मैं बात करूं यहाँ पर, जबकि विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यहीं से क्वेश्चन बन गया है रीट में पिछली बार पात्रता परीक्षा में कि विकास और अभिवृद्धि निम्न में से ऐसे क्वेश्चन आया था, आपको बता देता हूं। अभिवृद्धि और विकास में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक होती है, विकास केवल मात्रात्मक होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, जबकि अभिवृद्धि मात्रात्मक एवं गुणात्मक होती है। तो इसका क्या ऑप्शन राइट था? विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, जबकि अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक थी। यही आपको याद रखना है, केवल अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक क्यों होती है? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी है, उसका वजन बढ़ रहा है या फिर लंबाई बढ़ रही है, तो एक निश्चित क्वांटिटी उसकी बढ़ रही है जिसको हम माप सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, केवल ये मात्रात्मक है। जबकि विकास जो है उसमें मात्रात्मक तो है ही है, क्योंकि उसमें वेट भी बढ़ रहा है, अंदर से जब आकार बढ़ रहा है, और साथ में जो है कोशिकाओं में भी वृद्धि हो रही है, गुणात्मक वृद्धि हो रही है। तो मात्रात्मक के साथ साथ जो है गुणात्मक यहाँ पर विकास हो जाता है। अगला यहाँ पर पॉइंट है 6वां पॉइंट, निश्चित दिशा नहीं। अर्थात अभिवृद्धि की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है। अभिवृद्धि हमारा जो शरीर की वृद्धि है, लंबाई है, वो बढ़ती रहती है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। आकार में भी हो सकती है, लंबाई में भी हो सकती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है अभिवृद्धि की। जबकि जो विकास होता है उसकी एक निश्चित दिशा होती है, वो हमेशा सिर से पैरों की तरफ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि विकास होता है पैर से सिर की ओर या फिर सिर से पैर की ओर। तो यहां पर ध्यान रखना है, सिर से ऊपर से हमेशा नीचे की ओर होता है। तो ध्यान रखना विकास कहां से होता है? सिर से पैरों की ओर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा जा सकता है। तो अभिवृद्धि और विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और इन्हीं पॉइंटों में से वो पूछता है। इससे ज्यादा जो है उसने आज तक पूछा नहीं है। चाहे रीड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, सभी में जो क्वेश्चन आया है यहीं से आया है। अब मैं बात करूंगा विकास से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में। जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है विकास से संबंधित, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर आपको 8 सिद्धांत लिखे हैं विकास से रिलेटेड। अब वो 8 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में जो है विकास निरंतर होता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। जैसे पहले गर्भावस्था से बालक का विकास होता है, जन्म ले लेता है, उसके पश्चात उसका शैशव अवस्था तक पहुंचता है, बाल्यावस्था, और उसके बाद वयस्क बन जाता है, फिर वो बूढ़ा होने लग जाता है। तो इस प्रकार जो है निरंतरता बनी रहती है। तो यहाँ पर निरंतरता का जो है विकास यहाँ पर होता रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला निश्चित क्रम का सिद्धांत। प्रत्येक बालक किसी चीज को सीखता है, वो एक निश्चित क्रम में सीखता है। जैसे कि मैं यहाँ भाषा के विकास की बात करूं, भाषा को बालक कैसे सीखता है, तो भाषा का विकास जो है बालक एक क्रम में करता है, जिसे मैं कह देता हूं यहाँ पर LSRW के क्रम में। LSRW का क्रम क्या है? L का मतलब होता है लिसन, सुनना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिसन, सुनना। S का मतलब होता है स्पीक, बोलना। R का मतलब होता है यहाँ पर रीड, पढ़ना। R का मतलब क्या है यहाँ पर? रीड, पढ़ना। और W का मतलब होता है राइट, लिखना। तो बालक का विकास जो है हमेशा बालक में भाषा का विकास इसी क्रम में, निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले बालक सुनता है किसी चीज को, सुनने के बाद फिर बोलने का प्रयास करता है, बोलता है, बोलने के बाद फिर उसे पढ़ने का प्रयास करता है किसी भी चीज को, और पढ़ने के बाद उसको लिखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार बालक का विकास LSRW के क्रम में होता है। मतलब पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और लिखता है। तो एक निश्चित क्रम यहाँ पर यह है भाषा के विकास का, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो है एक निश्चित क्रम का सिद्धांत यहाँ पर हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं कई बार कि बालक में भाषा का विकास हमेशा इस कौन से क्रम में होता है। उल्टा दे देगा, इनको बोलना आगे लिख देगा, सुनना आगे पीछे, इनको आगे पीछे यहाँ पर कर देता है। तो ध्यान रखना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये यहाँ पर हो गया निश्चित क्रम का सिद्धांत, जो कि विकास का एक सामान्य सिद्धांत है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध, अब देखिए परस्पर संबंध की मैं बात करूं तो प्रत्येक जीव में आपस में संबंध होता है। विकास से संबंधित जो है यहाँ पर काफी अवधारणाएं हैं जो इस सिद्धांत को समझाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक जीव का जो विकास है उनमें आपस में संबंध होता है विकास से रिलेटेड। तो इससे ज्यादा जो है आपसे इस एग्जाम में इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पर एक आपको याद रखना है केवल परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पर है आपको सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया मतलब पहले सामान्य क्रियाएं करता है व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी, उसके बाद फिर विशेष क्रियाएं करता है। सामान्य क्रियाएं जैसे कि सोता रहता है, हंसता रहता है, ये सामान्य क्रियाएं हो जाती हैं। जबकि जो बालक होता है सामान्य क्रियाओं के बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। विशिष्ट क्रियाएं जैसे कि करवट बदलने लग जाता है, फिर बैठने लग जाता है, फिर थोड़े घुटनों के बल चलने लगता है, उसके बाद फिर पूरा तक चलने लग जाता है। तो पहले तो सामान्य क्रियाएं हुई, उसके बाद सामान्य के बाद बालक जो है धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाओं को करना भी सीख जाता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत भी यहाँ पर विकास का सिद्धांत जो है उसको समझाता है। अगला है यहाँ पर समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया है। समान प्रतिमान का सिद्धांत यहाँ पर ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया है। समान प्रतिमान का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि प्रत्येक प्राणी अपने ही समान प्रतिमान की संतान को जन्म देते हैं। जैसे कि मनुष्य के हमेशा मनुष्य पैदा होगा, पक्षी के हमेशा पक्षी पैदा होगा, पशु के हमेशा पशु यहाँ पर पैदा होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है। अगला है यहाँ पर दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, बालक का विकास हमेशा जो है एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे सिर से पैर की ओर कह सकते हैं हम इसको।
परिधि से केंद्र की ओर हम इसको कह सकते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, या फिर मस्तकोद्मुखी विकास भी इसको, मस्तकोद्मुखी का मतलब मस्तक से और उदर की ओर, मस्तकोद्मुखी। ठीक है, तो दिशा का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। मस्तकोद्मुखी ऐसे है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है। ये एक दिशा होती है मस्तकोद्मुखी, ये बाल विकास का ही एक सिद्धांत है। दिशा के सिद्धांत भी आता है यहाँ पर। दिशा के सिद्धांत में आपको याद रखना है, मस्तकोद्मुखी शब्द का मतलब होता है मस्तक से उदर की ओर, मतलब बालक का विकास सिर से और जो है परिधि की ओर होता है, सिर से पैरों की ओर होता है। केंद्र से परिधि की ओर कह दो, चाहे सिर से पैरों की ओर कह दो, चाहे मस्तकोद्मुखी विकास कह दो, एक ही बात है। ये हमेशा दिशा का सिद्धांत है। दिशा के सिद्धांत के अनुसार सिर से पैर की ओर विकास होता है, मस्तक से उदर की ओर विकास होता है, और यहाँ पर जो है केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। तो ये जो है विकास का सिद्धांत यहाँ पर हो गया। अगला है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है, हर व्यक्ति का विकास समान नहीं होता है। अगला है यहाँ पर चक्राकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार, अब यहाँ पर आपको समझना है चक्राकार शब्द का मतलब क्या है। चक्राकार का मतलब पहले प्राणी के शरीर का कोई एक भाग बढ़ता है, जैसे मान लो पहले एक हाथ की लंबाई बढ़ गई, उसके बाद उस हाथ का विकास रुक जाएगा, फिर दूसरे हाथ का विकास होगा। दूसरे हाथ का विकास जब तक उस पहले हाथ के विकास के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक विकास जो है उसमें दूसरे हाथ में होता रहेगा। अब दोनों का विकास बराबर हो गया, फिर दूसरे अंगों का विकास होता है। दूसरे अंगों में पहले एक पैर का विकास हुआ जैसे, उसके बाद एक पैर का विकास रुक जाएगा, दूसरे पैर का विकास होगा, और दूसरे पैर का विकास जब तक उसमें पहले पैर के विकास के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक विकास उसमें चलता रहेगा। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है चक्राकार विकास, मतलब एक चक्र के अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब पहले एक निश्चित चक्र में यहाँ पर विकास हो रहा है, पहले एक चीज का विकास होने के बाद रुक गया, फिर दूसरी चीज का विकास हुआ, दूसरी चीज का विकास जब तक उस चीज के बराबर नहीं हुआ, फिर तीसरी चीज का विकास, तीसरी चीज का रुक जाएगा, फिर चौथी का होगा। मतलब एक चक्र के रूप में यहाँ पर चल रहा है, इसलिए सिद्धांत का नाम रखा गया चक्राकार विकास का सिद्धांत। तो ये बाल विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत जिसको सोरेनसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, दिशा का सिद्धांत हो गया, विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, चक्राकार विकास का सिद्धांत यहाँ पर हो गया। तो ये बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो आपके एग्जाम में यहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट डे आपको नया टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोर्स के बारे में आपको फिर बता देता हूँ। लैब असिस्टेंट का जो कोर्स है वो कई दिन हो गए स्टार्ट हुए, तो आप यहाँ पर जो है प्ले स्टोर से इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। जो भी ज्योग्राफी में आंकड़े यहाँ पर चेंज हुए हैं, उन आंकड़ों को जो है आपको पूरी तरीके से अपडेट करके यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फीस लगभग आपको 1128 रुपये रखी गई है, ज्यादा ये फीस नहीं है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको जो है एकदम न्यू आंकड़ों के अकॉर्डिंग सिलेबस कराया जाएगा। न्यू डेटाज जो है आपको करवाए जाएंगे, न्यू डेटाज आपको मिलेंगे, नए आंकड़े यहाँ पर आपको दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे मिलते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको दिए हैं, जीके में नए आंकड़े दिए थे जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे उनमें से क्वेश्चन आए थे। साइंस का आपको पूरा सिलेबस मिलेगा इसी में, 1128 रुपए में मात्र आपको पूरा साइंस का यहाँ पर सिलेबस मिलेगा। साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको ये मिलेगा। न्यू डेटा मिलेंगे, और फर्स्ट पेपर में आपको साइकोलॉजी तो मैं करवा ही रहा हूँ, 20 दिन में साइकोलॉजी हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको जो है नोट्स पूरी प्रोवाइड में खरीद देता हूँ, 7 टॉपिक होते ही उसकी आपको हर टॉपिक की PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स में अवेलेबल करवा देता हूँ। यहाँ पर टेलीग्राम नहीं है तो मैं ऐप में डालने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि सभी साथी ऐप में आसानी से एक साथ देख सके। तो ऐप में ही मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा। यहाँ पर साइंस आपको पूरी करवाई जाएगी। जल्दी ही होम साइंस का भी मैं आपको बैच स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। होम साइंस यहाँ पर ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट का भी यहाँ पर जो है आपको कोर्स जो है जल्दी ही देखने को मिलेगा, और ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट का भी जो है मैं यहाँ पर कोर्स आपको लॉन्च करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है इन सभी का कोर्स में जो है फर्स्ट पेपर समान है, ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट हो चाहे होम साइंस हो, थोड़ा उनकी सब्जेक्ट का अंतर है। सब्जेक्ट के लिए मैं आपको नए टीचर अवेलेबल करवाऊंगा होम साइंस में और ज्योग्राफी में, जो कि आपको सब्जेक्ट करवाएंगे। पेपर फर्स्ट यहाँ पर जो है मेरे द्वारा आपको एकदम सटीक जो है रणनीति के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग,
जिसमें से आपको जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा कट ऑफ आपकी जाती नहीं है, आराम से आप जो है इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी साथियों को जो है इस कोर्स के बारे में जरूर बताएं। वीडियो को जो है सभी साथियों में शेयर करें, सभी ग्रुप्स में इसको भेजें, जिससे कि जरूरतमंद अभ्यर्थियों को ये सूचना मिल सके। जय हिंद, जय भारत।